हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर में आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। तो बिहार में फाइनली नया ड्राफ्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का आ चुका है और नया ड्राफ्ट आप कुछ दिनों से क्या देख रहे हैं, बिहार में ड्राफ्ट नियमावली परिनियम बन रहा है, कैंसिल हो रहा है। अभी फिर से पुराने ड्राफ्ट को विड्रॉ कर लिया गया है। पुराना ड्राफ्ट कुछ दिन पहले 10 दिन पहले आया था, उसको विड्रॉ कर लिया गया। पुराना ड्राफ्ट जो था ना, फिक्स टर्म नियुक्ति के लिए था, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के लिए था। अब जो ड्राफ्ट आया है ना, ये फुल ड्राफ्ट है, यानी कि अब यहां पर दोनों प्रकार की वैकेंसी के लिए ड्राफ्ट आ गया है। परमानेंट अगर आप बनते हैं तो उसके लिए भी यहाँ ड्राफ्ट है, और ये हो गया आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो नियमावली है दोनों के लिए है, ठीक है। ये अब नियमावली पूरा कंप्लीट है कि बिहार की ये कह सकते कि उच्च शिक्षा की किस प्रकार दिशा होगी, किस डायरेक्शन में नियुक्तियां होगी, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती किस प्रकार की होगी। और एक बार जान लीजिए, बिहार में अब जब भी भर्ती होगी दो टाइप का है ना, 2 टाइप्स की भर्ती यहाँ पर होने वाली है, यानी परमानेंट भी होगी और कॉन्ट्रेक्चुअल भी होगी। दोनों की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी तरह अलग कर दिया गया है। तो इसी में बात करेंगे, नया ड्राफ्ट क्या है, नया नियम इसमें क्या ऐड किया गया है, एक राज्य में 2 नियमावली असिस्टेंट प्रोफेसर की किस प्रकार इसे लागू की जाएगी, एपीआई और एग्जाम दोनों प्रक्रिया को एक साथ साधने का प्रयास किया है। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी रहेगा और एग्जाम बेस्ड भी रहेगा। तो ये ड्राफ्ट कितना कंप्लीट है, क्या यही ड्राफ्ट हूबहू लागू हो जाएगा या अभी भी कुछ संशोधन हो सकता है, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। तो फिलहाल आप ये मैटर समझिए कि अभी 10 दिनों का समय दिया गया है यूनिवर्सिटीज के सभी वाइस चांसलर को इस ड्राफ्ट को अध्ययन करने के लिए। तो आंसर हम एक दे देते हैं, क्या यह ड्राफ्ट फुल एंड फाइनल है? तो नहीं, अभी इसको 10 दिन का समय दिया गया है। अब 10 दिन के समय में उसको आवश्यक क्या देना है, सुझाव। किसको? सभी वाइस चांसलर को ये ड्राफ्ट भेजा गया है, पुराना ड्राफ्ट जो भेजा गया था, और 10 दिन के अंदर विद इन 10 डेज उनको रिप्लाई देना था। तो उस 10 डेज के पहले ही उस ड्राफ्ट को क्या कर लिया, उस ड्राफ्ट को विड्रॉ कर लिया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, और नया ड्राफ्ट फिर से भेज दिया है। और ये ड्राफ्ट 22 जून को भेजा गया है, 22 जून को। तो यानी कह सकते हैं जुलाई फर्स्ट वीक तक इस ड्राफ्ट का फाइनल कॉपी बन जाएगा। तो क्लियर है, ये फाइनल नहीं है, लेकिन इसमें यह भी लिखा गया, अगर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है जवाब नहीं देती है, इसको हूबहू लागू कर दिया जाएगा। तो क्लियर है अभी क्या पोजीशन है। अब सीधे चलते हैं, सरल शब्दों में समझेंगे ड्राफ्ट को, बिल्कुल सरल शब्दों में, उसको हिंदी में पॉइंट वाइज संक्षिप्त करके यहाँ पर आप सभी के ड्राफ्ट को लेकर आए हैं, ताकि ज्यादा आपको इधर उधर ना करना पड़े, सीधे उसके शॉर्टकट में समझने का प्रयास करेंगे। आखिर ये ड्राफ्ट है क्या, बहुत लंबा चौड़ा है, उतना लेकर आएंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग इसको शॉर्टकट में देखते हैं। यहाँ सामान्य परिचय है ना, वो सारी चीजें हैं, उस पर हमें नहीं जाना है। महत्वपूर्ण इसके बाद यहाँ पर क्या दी गई है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई है, इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर 3 नंबर में नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया एवं अनिवार्य योग्यताएं। चलिए, अब यहाँ पर परमानेंट नियुक्ति जो होगी, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए क्या नियम दिया गया है। तो सबसे पहले चयन का उद्देश्य यहाँ दिया गया है। तो ये सभी थ्योरेटिकल चीजें हैं, वो तो रहती है, इसलिए इसको भी पढ़ना ही नहीं हमें। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या मांगा गया है, तो यहाँ कहा गया है स्नातकोत्तर यानी पीजी होना चाहिए आपका जो सब्जेक्ट है उसमें, या एलाइड विषय में भी आपका विषय का नाम रहना चाहिए। योग्यता 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री अनिवार्य होगा। और जो बिहार राज्य के बच्चे हैं उनको 5% जो SC ST EBC से आते हैं, उसको 5% 50% भी उनका मार्क्स चलेगा, 5% की उसे छूट मिलेगी, ठीक है। तो मास्टर्स में 55% या 50% आपके नंबर चाहिए। पात्रता परीक्षा पास करना होगा, कौन सा है, यूजीसी नेट या बिहार में जो बैट होने वाला है उस बैट का पास करना होगा। सिंपल, नेट या बैट में से कोई आप पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परमानेंट की बात कर रहे हैं, परमानेंट यानी रेगुलर नियुक्ति की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए ड्राफ्ट में ये चीजें हैं। आगे ड्राफ्ट में क्या दी गई है, आगे ड्राफ्ट में यहां पर अब क्या है, नेक्स्ट पीएचडी धारक जो है,
पीएचडी धारक को यहाँ पर छूट दी गई है कि जो पीएचडी 2009 और 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किए हुए हैं उनको नेट की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी। यानी नेट या बैट जो भी है आप पास नहीं किए हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, पहला ये योग्यता वाली बातें हो गई। इसके बाद दिया गया पीएचडी में क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए, इसको हम लोग देख लेंगे। 2009 और 2016 का रेगुलेशन को अलग से डिस्कस करेंगे, उस समय इसको देख लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर और कुछ चीजें दी गई हैं। अब एज को लेकर क्या कही गई है उसको देखिए। एज को लेकर यहां पर सबसे ज्यादा जो विवाद हो रहा है एज को लेकर लिया गया है। आयु सीमा, आयु सीमा 1 जुलाई को, जिस साल विज्ञापन आएगा उसी साल के 1 जुलाई को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। यानी मैक्सिमम जो एज है ना वो 40 रखा गया। ये मैक्सिमम है आपका, ये मैक्सिमम एज है 40। यहाँ को इसको लेकर विवाद हो रहा है कि एज को क्यों घटाया गया, क्योंकि वैकेंसी परमानेंट आती नहीं है, है ना। 5 साल 7 साल में आपकी वैकेंसी आ रही है तो लोग तो ऐसे ओवरेज होंगे ही, इसीलिए यहाँ पर एज में छूट के लिए सुझाव आ सकता है वाइस चांसलर के द्वारा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नियमित नियुक्ति के हेतु परीक्षा एग्जाम बेस्ड होगा और उस एग्जाम का क्या पैटर्न होगा उसको समझिए। एग्जाम का पैटर्न भी डाल दिया गया है इसी ड्राफ्ट में। 200 अंकों के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर का 200 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। इसका विभाजन कैसे रहेगा, तो रिटन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा 175 अंकों का और इंटरव्यू होगा 25 अंकों का। ठीक है, यह परीक्षा सब्जेक्टिव होगी। इसका विस्तृत पाठ्यक्रम संबंधित विषय के यूजीसी नेट की परीक्षा के समान ही रहेगा। यानी यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको अभी से आप निचोड़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा 25 में, इसमें 13 अंक होगा आपका क्लास का, वो वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा और 12 अंक होगा इंटरव्यू का, 12 अंक इंटरव्यू का होगा। लिखित परीक्षा में पास करने के लिए क्वालिफाइंग अंक भी दिया गया है। मिनिमम अंक कितना आप करना चाहिए उसको भी देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी छूट दी गई है। तो देखिए, लिखित परीक्षा अगर आपको पास करना है तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को 40% अंक लाना होगा और जो पिछड़ा वर्ग उसको 36.5 और जो अत्यंत पिछड़ा उसको 34% और जो SC ST के हैं उनको 32% न्यूनतम अंक लाना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना अंक लाके पास हो जाएंगे, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना अगर आएगा तो ही आपका कॉपी का मूल्यांकन होगा। ठीक है, ये क्लियर है परमानेंट वैकेंसी की किस प्रकार यहाँ पर चयन प्रक्रिया रहेगी। अब देखिए शॉर्ट लिस्टिंग का अनुपात कितना होगा। अब आप एग्जाम देंगे तो कितने बच्चों को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो 3 गुना, एक सीट पर 3 गुने बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप उसमें आते हैं तो ही आप इंटरव्यू दे पाएंगे। इसके बाद आप समझिए लिखित परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा। लिखित परीक्षा में पैटर्न क्या रहेगा इसको समझिए। ये लिखित परीक्षा का क्या पैटर्न है, लिखित एग्जाम जो होगा उसका क्या पैटर्न है उसको समझिए। यहां पर वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा, यानी 1 वर्ड में आंसर, एक शब्द में आंसर या रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। इसमें क्या होगा, प्रश्न 20 रहेंगे, प्रत्येक का 1 अंक रहेगा, टोटल 20 अंक, यानी 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस वाला नहीं रहेगा। ठीक है, 1 लाइनर रहेगा। इसके बाद लघु उत्तरी शॉर्ट आंसर, यानी एक पैराग्राफ में आंसर लिखना है और यहाँ पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी यहाँ पर 30 नंबर हो गया। यानी 30 और 20 50 नंबर हम लोग देख चुके हैं। अब है 3 नंबर रीजनिंग एनालिटिकल टाइप, रीजनिंग भी पूछा जाएगा और रीजनिंग कितना होगा, रीजनिंग यहाँ प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी, प्रश्नों की संख्या 15 और एक प्रश्न प्रति अंक 3 अंकों का होगा। तो यहाँ पर देखिए 45 अंक आपका रीजनिंग हो गया। ठीक है, ये रीजनिंग कितने का हो गया, 45 अंकों का। लॉन्ग टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर देखिए यहाँ पर कितने प्रश्न रहेंगे, 10 और प्रति प्रश्नांक कितना रहेगा, 8, यानी यहाँ 80 नंबर का रहेगा, 80 नंबर का ये रहेगा। टोटल 175 नंबर का आपका एग्जाम होगा। क्लियर है, पैटर्न समझ गए। सबसे पहले एक शब्द में आंसर देना है, फिल इन द ब्लैंक, इस टाइप का 20 क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर 20 नंबर। अब आपका
शॉर्ट आंसर जो एक पैराग्राफ में लिखिएगा 2 नंबर का आंसर होगा, वहां पर आपको 15 आपका क्वेश्चन रहेगा, एक 2 अंकों का, टोटल 30 प्रश्न हो 30 नंबर हो गया। जो आपका रीजनिंग है नेट यूसी नेट का जो रीजनिंग होता है वही रीजनिंग आपका उसी टाइप का यहाँ पर आपका 15 प्रश्न पूछा जाएगा। 3 अंक होगा एक में, रीजनिंग वाले को ज्यादा नंबर दिया जा रहा है, और इस प्रकार 45 अंक होगा। दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर जो होगा ना वो 10 पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, और यहाँ 10 आपका प्रश्न रहेंगे, और प्रति प्रश्न 8 नंबर रहेगा, तो 80 नंबर, यहाँ 175 नंबर का ये एग्जाम हो गया। ठीक है, ये एग्जाम हो गया। और इसके बाद 25 नंबर का इंटरव्यू है। 25 नंबर का क्या है? इंटरव्यू है। 25 नंबर का इंटरव्यू है, तो उसमें भी सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू के अलावा आपको डेमो क्लास है। इसमें भी आपका 12 और 13 में बटा हुआ है डेमो क्लास। ठीक है, यानी आपको प्रेजेंट वहां करना होगा, और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी रहेगा अवेलेबल, ताकि बाद में आप दावा कर सकें, आप वीडियो अपना ले भी सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया है। अगला जो आगे प्रोसेस है वो है अब कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए मैंने कहा 2 नियमावली एक साथ चल रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट पे जो नियुक्त होंगे आप, संविदा पे जो नियुक्त होंगे, इसके लिए भी नियमावली में मेंशन कर दिया गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट नियमावली जो भर्ती होगी ना, अब जैसे तैसे नहीं होगी, इसके लिए पूरा ड्राफ्ट बना दिया गया है। अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां केवल छात्र शिक्षक अनुपात को सुदृढ़ करने के लिए आपातकालीन स्थितियों में की जाएगी। कार्यकाल इसका क्या होगा? अधिकतम 1 शैक्षणिक सत्र के लिए होगी। प्रदर्शन का समीक्षा होगा, इसके बाद आपका रिन्यूअल होगा, नहीं तो इसे कर सकते, इसको हटा भी दिया सकता है। नियमित या तो फिर नियमित पद जब भरे जाएंगे ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। मानदेय, देखिए यहां पर गुड न्यूज है, मानदेय को लेकर यहाँ पर गुड न्यूज है, इसको बोलेंगे अच्छा स्टेप है। बोला नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन। यह कॉन्ट्रैक्ट पे है, लेकिन कार्य तो वही करेंगे जो परमानेंट करेंगे, तो वेतन आपको यहाँ पर अच्छा दिया जाएगा। लिखा है इन्हें नियमित रूप से नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के शुरुआती स्तर के न्यूनतम मासिक सकल वेतन यानी बेसिक प्लस डीए, ठीक है, के बराबर फिक्स्ड मानदेय दिया जाएगा। यानी बेसिक प्लस डीए अगर दिया जाता है तो आपको यहाँ पर 90 के आसपास सैलरी आपकी बन जाएगी। ठीक है, 90 के लगभग सैलरी बनती है। ये हाईएस्ट हो जाएगा पूरे भारत में। कॉन्ट्रैक्ट भर्ती को इतनी सैलरी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात है, अनुबंध में चयन का आधार क्या होगा? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है लिखित परीक्षा नहीं होगी, यह पूरी तरह एपीआई स्कोर है ना और इंटरव्यू के आधार पर होगा। तो क्लियर है कि परमानेंट में जहां आप एग्जाम देंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो एग्जाम नहीं देंगे। यहां आपको एपीआई बेस्ड 100 नंबर का बनेगा, जिसमें कि 12 अंक का इंटरव्यू होगा, बाद बाकी आपका 88 नंबर का एपीआई बनेगा। इसी के आधार पर चयन होगा। तो इसके लिए भी यहाँ क्राइटेरिया दे दिया गया है, इसके लिए भी यहाँ पर एपीआई कैलकुलेटर जारी कर दिया गया है, कौन कौन सा आपका योग्यता पे कितना अंक दिया जाएगा। यानी दोनों ही प्रक्रिया है, दोनों को साधने का प्रयास किया है। जो पीएचडी धारक है, आपकी पीएचडी कंप्लीट है तो आपको 11 अंक दिया जाएगा। जो जीआरएफ है, आप पीएचडी नहीं है तो आपको यहाँ पर भी 11 अंक दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी यानी दोनों को बराबर कर दिया है। नेट जो बिना जीआरएफ है तो उसको 8 अंक दिया जाएगा। अधिकतम संयोजन कैसे बनता है? अगर आप पीएचडी के साथ साथ जीआरएफ है तो आपको 22 अंक मिल जाएंगे, दोनों को जोड़ दीजिए 22 अंक। अगर आप पीएचडी और सिंपल नेट है 11 + 8 19 नंबर दिया जाएगा। अगर आप पीजी पास हैं और पीजी में आपका मार्क्स 80% से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर 26 अंक दिया जाएगा। अगर 70 से 80 के बीच है तो 23 नंबर, अगर 60 से 70 के बीच है तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। 55% से अधिक और 60% से कम है आपको 17 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और अधिकतम यहाँ कितना बन रहा है? 26 बन रहा है। ये एपीआई कैलकुलेटर भी यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी के लिए है। इसके बाद आपको मार्क्स जोड़ा जाएगा ग्रेजुएशन का, है ना, इंटर का और मैट्रिक का। तो देखिए ग्रेजुएशन का मार्क्स के लिए मैक्सिमम कितना दिया गया है? मैक्सिमम आपका 80% से ज्यादा है 17 और अलग अलग कैटेगरी से है, तो आप देखिए सबका नंबर यहाँ बांट दिया गया है। इंटरमीडिएट का मैक्सिमम, ठीक है, सभी उत्तीर्ण छात्र प्रतिशत का जो सूत्र होगा उसी आधार पर होगा। ठीक है, और यहाँ पर अधिकतम 13 अंक दिया जाएगा, उसका एक कैलकुलेटर है वो दिया गया है ना, 70 से 80 के बीच इतना, या फिर 80 से
90 के बीच इतना सबका मार्क्स दिया गया, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। मतलब यहाँ समझिए मैक्सिमम 13 अंक दिया जाएगा, मैट्रिक में मैक्सिमम 10 अंक दिया जाएगा। इसी के आधार पर आपका 88 नंबर का यहाँ पर एपीआई में कह सकते रखा गया 88 नंबर का। इसके अलावे 12 अंक का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू को के नंबर को यहाँ पर भी बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया 6 अंकों में। 6 अंक होगा आपको डेमो क्लास का और 6 अंक होगा प्योर इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के अंक को घटा दिया गया, नो डाउट इंटरव्यू के अंक को काफी घटा दिया गया। पिछले बार इंटरव्यू को लेकर जो विवाद था उसको सुलझाने का प्रयास किया गया है। इंटरव्यू को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की भी बात चल रही है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना है और 6 अंक आपका इंटरव्यू होगा और 6 अंक आपको पढ़ाने का होगा, टीचिंग स्किल्स का होगा। तो यहाँ पर इंटरव्यू अच्छा करने का प्रयास किया गया है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं जरूर देखिएगा। अभी देखिए नियमित नियुक्ति के लिए अंतिम जो मेगा सूची बनेगी, लिखित परीक्षा 175 और 25 नंबर इंटरव्यू के आधार पर 200 अंक जो होंगे, इसी पर अंतिम मेरिट लिस्ट बनेगी। विश्वविद्यालय आवंटन जो होगा आपका जो प्राथमिक विकल्प देंगे आप, है ना, उसी के आधार पर आपको और आपका रैंक के आधार पर आपको मिलेगा चॉइस। अब जो चीजें बाद बाकी चीजें हैं उसको जरूरी नहीं है उतना, वो सभी पहला तो आपका चयन हो जाए। अब चयन के लिए कितना समय मिलेगा, आप चयनित हो जाएंगे, योगदान कितने दिन में करना है, तो बाद की चीज है, इन सभी चीजों पर ध्यान देंगे। आप पहले चयनित तो हो जाइए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब देखिए जो ड्राफ्ट बना है, इस ड्राफ्ट को किसने बना है? उच्च स्तरीय ड्राफ्ट जो बना है इसके सदस्य हैं परमेंद्र कुमार वाजपेयी, संयोजक व कुलपति जेपीयू। इसका प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय, कुलपति BRABU, है ना, 2 नंबर। 3 है प्रोफेसर विवेकानंद सिंह, कुलपति है पूर्णिया विश्वविद्यालय के। प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा, कुलपति है BNMU के। कल्पना श्रीवास्तव सदस्य सचिव OSD है जे राज्यपाल सचिवालय बिहार के। तो ये सभी इस ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य हैं। अब यह ड्राफ्ट सभी यूनिवर्सिटीज को गया है, ये 22 जून को भेजा गया है, 22 जून को भेजा गया है, ठीक है। इनको 10 दिन का समय मिला है, 10 डेज का। अब 10 डेज में सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को रिप्लाई करना है और मुझे लगता है कि अब ये ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा, क्योंकि कौन सा ऐसा वाइस चांसलर है जो कि गवर्नर की जो सचिव है उनके खिलाफ जाएगा, ठीक है, इतने सारे वाइस चांसलर है उसके खिलाफ जाएगा, वो भी इसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे और जल्द ही नियमावली लागू हो जाएगा बिहार में, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। बाकी आप इस ड्राफ्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या अभी भी आपको कहीं किसी एरिया में कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई देकर आपके सारे कंफ्यूजन को समाप्त किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथियों, अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं और यहाँ पर आने वाले परमानेंट वैकेंसी और कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी दोनों में किसी में भी अगर आप चयनित होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, हमारे चैनल के साथ आपको बने रहना है। हर जरूरी गाइडलाइन और क्लासेस आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक करके रखिएगा, ताकि फर्दर जो भी अपडेट आए यहाँ बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी, चाहे परमानेंट हो चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लीजिएगा। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।